हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और मैं आपको फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था। फंडामेंटल राइट में हमने पहला फंडामेंटल राइट खत्म किया था जिसे हमने राइट टू इक्वालिटी बोला था और जिसके आर्टिकल 14 से 18 तक थे। आज हम दूसरे फंडामेंटल राइट की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम या जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अगर हम राइट टू फ्रीडम की बात करें या स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पेपर में यही पूछेगा कि स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है। तो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक जो हमें अधिकार प्राप्त हैं वो ही हमने बोला है स्वतंत्रता का अधिकार या फिर राइट टू फ्रीडम। आज मैं केवल दो आर्टिकल के बारे में बात करूंगा, आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 19 की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ही जो है वो आर्टिकल 19 से पूछा जाता है। और आर्टिकल 19 हमें बोलता है, आर्टिकल 19 बात करता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक, यानी कि किसी भी व्यक्ति को वाक्य एवं अभिव्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता है। अब देखो, वैसे तो फंडामेंटल राइट्स हर कोई टीचर पढ़ाता है, लेकिन मैं आपको पहले दिन से ही बताता आ रहा हूं कि आपको पॉलिटी को डेप्थ में समझना है। जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट को डेप्थ में नहीं समझोगे तब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि सब्जेक्ट कह क्या रहा है। तो अगर हम इस आर्टिकल की बात करें जो आर्टिकल नंबर 19 है, जो ये कहता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, लेकिन ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन व्यक्ति के होंगे कैसे? व्यक्ति बोलकर, लिखकर, चित्र बनाकर या किसी एक्सप्रेशन या फिल्म के द्वारा अपने एक्सप्रेशन को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। तो इस 19 का सब क्लोज 1 का ए ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति बोलकर, लिखकर, चित्र बनाकर या फिल्म के द्वारा अपने अधिकार को, अपने ही ठीक चीजों को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। वो उसका फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 19 के 1 के ए में लिखा है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को चुप रहने का अधिकार है। अब ये चुप रहने का अधिकार क्या कहता है भाई? चुप रहने के अधिकार से बात करें तो चुप रहने का अधिकार का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल झंडा, यानी कि झंडा जब हम लोग फहराते हैं तो राष्ट्रगान गाते हैं, तो हर एक व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि वो राष्ट्रगान गाए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान नहीं भी गा रहा है तो उसको चुप रहने का अधिकार है, ठीक। तो ये चुप रहने का अधिकार हमारा आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। जैसे हर एक व्यक्ति को इंटरनेट यूज करने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति इंटरनेट यूज कर सकता है या हर एक व्यक्ति को इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाए। ये पहले आर्टिकल 19 में नहीं था, लेकिन इन द ईयर ऑफ 2022 इसे 2020 में क्या किया गया, जोड़ा गया। फिर हम बात करें फ्रीडम ऑफ प्रेस, हर एक व्यक्ति को प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये कई बार पेपर में पूछा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है या किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो वो आर्टिकल है 19 के सब क्लोज ए में फ्रीडम ऑफ प्रेस है। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति प्रेस के थ्रू अपनी बात को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है या बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग देखते हो कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाए या कोई भी लाइव इवेंट हो रहा है या फिर लोकसभा या राज्यसभा के अंदर कोई भी सत्र चल रहा है, तो उस सत्र को हम प्रेस के थ्रू दिखा सकते हैं या फिर हम उसे अखबार में छाप के क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसे भी हम बोलते हैं प्रेस ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस या फिर प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट आता है फोन टेपिंग, किसी भी व्यक्ति का फोन टेप करने का अधिकार नहीं है। ये भी हमारे फंडामेंटल राइट में आता है, दैट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 19 का ए। बिजनेस एडवर्टीजमेंट, कहने का मतलब अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी बिजनेस कर रहा है तो वो अपनी बात को कह सकता है, जैसे पोस्टर लगा के, या फिर अगर हम जैसे जब कई बार रोड पे जाते हैं तो आपको कई सम्मेलन के, सभाओं के कई बार पोस्टर दिखाई देते हैं, तो वो भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि हम बिजनेस एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। दूसरा, फ्लैग होस्टिंग, फ्लैग होस्टिंग करना भी हमारा एक, ठीक, क्या है, फंडामेंटल राइट है। झंडा फहराने की स्वतंत्रता, विरोध प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, लेकिन कोई भी विरोध प्रदर्शन ऐसा ना हो जो हिंसात्मक हो। आपको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन आप लोग कर सकते हो, तो वो भी आपके फंडामेंटल राइट में आता है। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैंने आपको अभी बताया, मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अपनी बात को कहना। जैसे आजकल हम देखते हैं ट्विटर पे लोग बाग अपनी बात को कहते हैं, फेसबुक के जरिए लोग बाग अपनी बात को कहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू लोग बाग अपनी बात को कहते हैं, तो वही हमारा किस में आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है। कहने का मतलब आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लोज ए केवल स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करता है, उसके अंतर्गत ये चीजें आती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लोज बी किसकी बात करता है, वो कहता है किसी भी व्यक्ति को कोई भी सभा, कोई भी सम्मेलन
ठीक करने की क्या है, स्वतंत्रता है। लेकिन अगर आप कोई भी सभा कर रहे हो, कोई भी सम्मेलन कर रहे हो, एकजुट हो रहे हो, ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी के सभी लोग, वो जो एकजुट सभा है, सम्मेलन है, वो हिंसात्मक हो या कोई ऐसी बात कर रहा हो जिसमें देश विरोधी बातें हो। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को सभा करने का अधिकार है, सम्मेलन करने का अधिकार है, लेकिन वो सम्मेलन और सभा ठीक गलत तरीके से प्रयोग ना हो, वही कहता है आर्टिकल 19 का 1 का बी। फिर आर्टिकल 19 का 1 का सी कहता है किसी भी व्यक्ति को कोई भी संघ बनाने की स्वतंत्रता है। जैसे आप देखते हो कई सारे लोग कई बार इकट्ठा होते हैं, 10-15 लोग इकट्ठा होते हैं और कोई भी संघ बना लेते हैं, कोई भी समिति बना लेते हैं, कोई भी सहकारी समिति बना लेते हैं और उसको फिर क्या करवा देते हैं, रजिस्टर करवा देते हैं। तो वो भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। किसी भी व्यक्ति को कहीं भी देश के अंदर, अपनी टेरिटरी के अंदर कहीं भी आने जाने की क्या है, स्वतंत्रता है। लेकिन ये आर्टिकल ये भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने देश के अंदर कहीं भी आ सकता है और जा सकता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है तो वो विदेश भी जा सकता है और वापस भी अपने देश में आ सकता है। ये आर्टिकल 19 का 1 का डी कहता है। फिर 19 का 1 का ई कहता है जब आपको कहीं भी हमारे देश में आने जाने की स्वतंत्रता है तो हमारे देश में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, कहीं भी निवास कर सकता है, कहीं भी अपना घर बना सकता है। ये भी आर्टिकल 19 का 1 का ई कहता है। पहले हमारे देश में एक जगह थी जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता था या फिर अपना घर नहीं बना सकता था, केवल कुछ समय के लिए रह सकता है, वो जगह थी जम्मू कश्मीर। लेकिन आप लोगों ने देखा आर्टिकल 370 को खत्म किया गया और आर्टिकल 370 को खत्म करते ही जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और साथ ही जम्मू कश्मीर के प्रोविजंस को चेंज करके ये कहा गया कि अब जम्मू कश्मीर में कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद कर क्या कर सकता है, रह सकता है। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 19 का 1 का ई, तो आपको देश में कहीं भी रहने की क्या है, स्वतंत्रता है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट द डे 1, जिस दिन से मैंने आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाना शुरू किया है उसी दिन से मैंने आपको बताया है कि एक फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 31 में लिखा है और साथ ही 19 के 1 के एफ में लिखा है, जिसे हमने कहा है संपत्ति का अधिकार, दैट इज राइट टू प्राइवेसी। इसी संपत्ति के अधिकार को 19 के 1 के एफ से हटाया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक, इसको भाग 12 में आर्टिकल 300 ए में जोड़ा गया और साथ ही इसे बना दिया गया संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक, तो ये संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल नंबर 19 के अंदर था, लेकिन इसको अब क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है इसी में आर्टिकल 19 का 1 का जी, कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय, कोई भी कंपनी, कोई भी नौकरी करने का क्या है, अधिकार है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय, कोई भी कंपनी ज्वाइन करने का अधिकार है, लेकिन वो एक कोई ऐसा व्यापार ना करे जो गलत हो। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई आप कह रहे हो कि किसी व्यक्ति को कोई भी व्यापार करने का अधिकार है, तो ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति गरज चरस गांजा जो है उसे बेचना शुरू कर दे या फिर मानव या लोगों को पकड़ना शुरू कर दे और उनकी तस्करी करना शुरू कर दे। तो ये बिल्कुल असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। आपको कोई भी व्यापार करने की अनुमति है, लेकिन ऐसा व्यापार करने की अनुमति नहीं है जो समाज को बिगाड़ रहा हो या फिर गैर संवैधानिक हो। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर्टिकल नंबर 19 से पूछा जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, जी का नंबर होता है 7। इसका मतलब आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 19, तो आर्टिकल 19 के तहत जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ, यानी कि उस समय हमें कितनी स्वतंत्रता दी गई, 7, लेकिन आज की तारीख में कितनी है, 6 जो स्वतंत्रता है वो हमें प्राप्त है किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 19 के तहत। एक स्वतंत्रता को हमने हटा दिया, दैट इज आर्टिकल 19 का 1 का एफ, और उसे हमने हटाया 44वें संविधान संशोधन 1978 से, जिसे हमने डाल दिया आर्टिकल 300 ए में। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को कोई भी सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को कोई भी संघ बनाने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को देश में कहीं रहने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 जो राइट्स हैं, ये 6 जो स्वतंत्रता है, वो किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल नंबर 19, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और फिर उसके बाद एक आर्टिकल जो आर्टिकल नंबर 20 है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता। ठीक, सबसे पहले तो आर्टिकल नंबर 20 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ ऑफेंस, कहने का मतलब अपराधों से संरक्षण। अब अपराधों से संरक्षण का मतलब क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति ऑफेंस कर देता है, अपराध कर देता है, तो वो अपने आप को अपराध से बचा कैसे सकता है,
वो कहता है आर्टिकल नंबर 20। और आर्टिकल नंबर 20 में 3 सब क्लोज हैं, एक है आर्टिकल 20 का 1, एक है आर्टिकल 20 का 2 और एक है आर्टिकल 20 का 3। 3 सब क्लोज बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 20 का 1 बात करता है एक्स पास्टो फैक्टो लो, कहने का मतलब भूतलक्षी संरक्षण। आर्टिकल 20 का 2 बात करता है दोहरे दंड से संरक्षण, जिसको हम डुअल जियोपार्डी कहते हैं। और आर्टिकल नंबर 20 का 3 कहता है आत्म अभिशासन यानी कि सेल्फ इंस्क्रिप्शन। तीनों को बहुत आसान तरीके से एक एग्जांपल से सेट करके मैं आपको बताता हूं, बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हो। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 20 के 1 का, जो कहता है एक्स पास्टो फैक्टो लो भूतलक्षी संरक्षण, कहने का मतलब भाई अगर हम आज की तारीख बात करें तो आज अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर का 5 अक्टूबर डेट है, तो मैं कहता हूं कि आज अक्टूबर 2023 है और अक्टूबर 2023 को किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऑफेंस हो गया, कोई अपराध हो गया। फॉर एग्जाम्पल उसने चोरी कर ली, और अगर उसने चोरी कर ली, यहां पर उसने चोरी करी है, और अगर आज अक्टूबर 2023 की बात करें तो चोरी की सजा मान लो 6 महीने है, या चलो 6 महीने तो ज्यादा कम हो गई, 1 साल है, 1 साल चोरी की सजा है। तो कहने का मतलब 2023 के अंतर्गत अगर यह व्यक्ति चोरी कर रहा है तो इसको 1 साल की क्या होना चाहिए, सजा होनी चाहिए। अब ऐसे तो है नहीं कि पुलिस पकड़ेगी और पकड़ने के तुरंत बाद एकदम क्या दे देगी, सजा दे देगी। पहले इस व्यक्ति के ऊपर केस चलाया जाएगा। अब जब इस व्यक्ति के ऊपर केस चल रहा है, मान लो 2023 से केस चलते चलते 2025 में पहुंच गया, ठीक, और 2025 में संसद ने एक नया कानून बनाया कि चोरी करने वाले व्यक्ति को कितनी सजा मिलेगी। भाई 2025 पहुंच गए मान लो हम यहां, और 2025 में हमने ये कहा कि चोरी करने वाले व्यक्ति को 3 साल की सजा होगी। तो ये व्यक्ति कहेगा भाई मैंने चोरी तो करी थी 2023 में, लेकिन कानून कब बना है, 2025 में, तो आज के कानून के हिसाब से मुझे क्या मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। इसे ही कहते हैं हम एक्स पास्टो फैक्टो लो। कहने का मतलब ना तो पीछे कोई ऐसा कानून बना हो, ना आगे ऐसा कानून बने, उस कानून से ये अपने आप को क्या कर सकता है, संरक्षित कर सकता है। जैसे आपने देखा एक दिल्ली में एक कांड हुआ जिसे निर्भया कांड के नाम से जाना गया, और उसी निर्भया कांड में जो दोषी थे उनमें से एक दोषी था जो नाबालिग था, ठीक, तो उस नाबालिग ने अपने आप को बचाया कि मैं नाबालिग था, मुझे नहीं पता कि क्या करना था और मुझसे गलती से ऑफेंस हो गया, ठीक, तो मुझे इससे क्या मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए, ठीक। तो कोर्ट ने उसे संरक्षण दिया, लेकिन आगे चलते चलते हमारी संसद ने एक कानून बनाया जिस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति ऐसा ऑफेंस करता है तो उसे क्या दी जाएगी, फांसी की सजा दी जाएगी। और जब यह कानून बनकर आया तब तक वो व्यक्ति क्या हो चुका था, नाबालिग से ऊपर उसकी एज हो चुकी थी, और हमने देखा कि उसे क्या दी गई, फांसी की सजा दी गई। लेकिन ऐसा होता नहीं है, निर्भया कांड बहुत गर्मा गर्म का मामला था तो ऐसा हुआ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा कानून बनता है भविष्य में तो वो अपने आप को क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, बचा सकता है। कहने का मतलब कानून तो बना बाद में और सजा हुई कब, पहले। तो पहले जो सजा थी वही सजा उसे मिलेगी, नए कानून के हिसाब से सजा नहीं मिलेगी। दोनों एग्जांपल समझ में आए। तीसरे एग्जांपल की बात करूं, चलो मैं तीसरा एग्जांपल और ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल आपको किसी लड़की ने थप्पड़ मार दिया, और अगर आपको किसी लड़की ने थप्पड़ मार दिया तो आपने तुरंत कोर्ट केस डाल दिया, और कोर्ट केस डाला तो आपने देखा कि किसी को मारना, ठीक, ये एक कानूनन अपराध है, कोई बिना फालतू के किसी को मारे, और आपने देखा कि आज तो कानून में उसकी सजा 6 महीने है, लेकिन कानून ने एक नया कानून बनाया गया संसद के द्वारा और जिसमें ये कहा गया कि आज के बाद अगर कोई किसी को थप्पड़ मारता है तो उसे 2 साल की सजा होगी। तो आप ये कहोगे जी भी मैंने थप्पड़ तो कल मारा था और कानून बना है परसों, ठीक, 2 दिन बाद, तो मुझे कल के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, मतलब मुझे 6 महीने की सजा मिलेगी, मुझे 2 महीने की सजा नहीं मिलेगी। यही कहता है एक्स पास्टो फैक्टो लो, भूतलक्षी और भविष्यलक्षी। अगर हम दोहरे दंड से संरक्षण की बात करें तो दोहरा दंड संरक्षण भी बहुत आसान है समझाना। इसमें क्या होता है, मान लो किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस कर दिया, कोई अपराध कर दिया, अपराध करने के बाद उसका केस चला, और केस चलने के बाद उसे क्या हो गई, सजा हो गई, और मान लो उसे 1 साल की सजा हो गई। तो अगर किसी कोर्ट के द्वारा उसे 1 साल की सजा दे दी गई है तो उसी ऑफेंस के लिए उसी अपराध के लिए उसे दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब बहुत आसान है। आपने कई बार देखा होगा, कई बार किसी का कोई केस चलता है और वो उस एक कोर्ट से सहमत नहीं होता तो वो किस कोर्ट में जाता है, हायर कोर्ट में जाता है। अब मान लो किसी ने कोई अपराध किया और उसे 1 साल की सजा हो गई, लेकिन आप सहमत नहीं हो, तो आप किस कोर्ट में पहुंच गए, हायर कोर्ट में। आपने कहा भी मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे दूसरे कोर्ट से सजा दिलवाऊंगा।
अब जब दूसरे कोर्ट में ये बात गई तो दूसरे कोर्ट ने मान लो उसे फिर से सजा सुनाई, तो वो व्यक्ति ये कहेगा भाई इस ऑफेंस के लिए तो मुझे, इस अपराध के लिए तो पहले ही हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, सजा दे दिया, आप कैसे मुझे सजा दे सकते हो। तो इस आर्टिकल के तहत, जियोपार्डी के तहत वो अपने आप को क्या कर सकता है, बचा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डुअल जियोपार्डी पेपर में पूछा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डुअल जियोपार्डी किस के तहत आता है, आर्टिकल नंबर 20 के तहत आता है। और तीसरा आर्टिकल तो बहुत आसान है, जिसे बोला गया है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति को जबरदस्ती अपनी गवाही के लिए क्या नहीं किया जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता। जैसे आप कई बार देखते हो किसी व्यक्ति को अपराध के संरक्षण में पकड़ लिया जाता है और फिर मार पिटाई करके जबरदस्ती ये कहा जाता है कि बोल तू नहीं अपराध किया है, बोल तू नहीं अपराध किया है। तो कहने का मतलब आर्टिकल नंबर 20 का 3 हमें बताता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आज की क्लास की बात करें तो मैंने आपको राइट टू फ्रीडम में 2 आर्टिकल के बारे में बताया, एक आर्टिकल नंबर 19, एक आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 19 ने बात की थी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें हमने 6 टाइप की फ्रीडम को पढ़ा था। एक अपनी बात को कहना, एक संघ बनाना, सभा या सम्मेलन बनाना, संघ बनाना, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, ठीक, और कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। संपत्ति के अधिकार को इसमें क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। फिर अगर आपसे कोई ऑफेंस हो जाता है, अपराध हो जाता है, तो उस ऑफेंस से आपको कैसे बचाया जाएगा। एक तो भविष्यलक्षी और भूतलक्षी। कहने का मतलब कानून अगर भविष्य में बना है तो उसके हिसाब से आपको सजा नहीं मिलेगी। दोहरे दंड से संरक्षण। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। और तीसरा, किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। दैट इज सेड आर्टिकल 20, जो आर्टिकल 20 कहता है। ठीक, तो आज की क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूं, आर्टिकल 20 पर ही खत्म करता हूं। कल की क्लास में हम बात करेंगे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 की, और इसी में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 21 का ए, जिसे हमने संविधान संशोधन करके जोड़ा। ठीक, तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा मेरी क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ। ठीक, तो वो कवर अप होते रहेंगे, बाकी जब हम रिवीजन करेंगे तो उसमें बहुत काम आएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।